लोग ये जानना चाहते हैं कि जब मुस्लिम्स की जो बात आप कर रहे हैं 15% और 85% की, तो 15% अमीर कैसे हो गए और 85% गरीब कैसे हो गए? देखिए, आप कांग्रेस की हुकूमत रही हो या कांग्रेस से पहले, आज़ादी से पहले से, ये अंग्रेज़ के टच में थे। ये अपर क्लास के लोग जो थे, ये कहीं से ज़िम्मेदार के, ये सब आए हुए बाहर के लोग हैं। हम इनको विदेशी मुसलमान इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बुखारी आल लगा रहे हैं, मौलाना बुखारी लगा रहे हैं, कोई खान लगा रहा, कोई किदवई लगा रहा, तो आज भी अपने को हिंदुस्तानी नहीं मान रहे हैं, अपना टाइटल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पसमानदा मुसलमान है वो हिंदुस्तान का है। हमारे पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हुए हैं, तो हम लोग को देश से जो मोहब्बत है वो इन लोग को नहीं है। और ये हमेशा हम लोग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए हैं, भीड़ हमारी दिखाकर हमेशा फ़ायदा यही लोग लिए हैं। क्योंकि दबले कुचले मुसलमानों की आज तक आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने कभी बात नहीं की जो हमारे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। उसके बाद से भाजपा इस दिशा में काम भी कर रही है, सम्मेलन भी करा रही है, बिना वोट लिए हुए। 3 लोगों को उन्होंने आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक को मंत्री बनाया, MLC बनाया, एक को जो है राज्यसभा भेजा। बिना वोट लिए हुए उनको मुश्किल से 8-10% वोट मिला हुआ। लेकिन हमारा सवाल तो उन लोगों से है जिन्होंने 80% मुसलमानों का वोट लिया है, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। उत्तर भारत में इन दिनों एक नई सियासत देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई है, देसी मुसलमान बनाम विदेशी मुसलमान की चर्चा हो रही है। उसी तरह मुसलमानों में अपर और बैकवर्ड की चर्चा हो रही है। इस चर्चा के पीछे एक जो अहम शब्द निकल कर आया है वो है पसमानदा मुसलमान का शब्द, और ये शब्द अब तेज़ी से भारतीय राजनीति में अपनी जगह, अपने दायरे को बढ़ा रहा है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में पसमानदा लीडरशिप में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं वसीम राइन। हमारे साथ वसीम राइन मौजूद हैं यहाँ पर। कई सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बैकवर्ड मुस्लिम्स के बीच में काम कर रहे हैं, और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP जैसे वो दल जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने बैकवर्ड मुसलमानों को ठगने का काम किया है। वसीम, ये जो आप आरोप लगाते हैं कि इन पार्टियों ने जो खुद को सेकुलर कहती हैं ये बैकवर्ड मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम करती है, इसका बेस क्या है? क्यों आप इतना बड़ा आरोप लगाते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी जो है जब से गठन हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट लिया है। अभी 22 के चुनाव में देख लीजिए आप, 80% तक वोट लिया है। लेकिन पार्टी के गठन से आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का उन्होंने मौका नहीं दिया, या उनका टिकट बंटवारा जो आप देख लीजिए तो पसमानदा मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात कभी टिकट नहीं दिया। उनके संगठनों का भी वही हाल है। जबकि यादव बिरादरी का जो उनका वोट 8% है तो 16% पसमानदा मुसलमान है, उनसे 2 गुना वोट पसमानदा मुसलमान समाजवादी पार्टी को देता है। लेकिन जब हिस्सेदारी का मामला आता है तो वहाँ पे 0 होते हैं। हमेशा यही काम उनको करते चले आ रहे हैं जब से पार्टी का गठन हुआ है उनके संगठनों में, और बल्कि ना के बराबर वोट देने वाले जो है तो उनके वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन कोई भी पसमानदा मुसलमान किसी फ्रंटल का ना अध्यक्ष है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न कभी समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। सिर्फ वोट बैंक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है, और भाजपा का डर दिखाकर कि भाजपा को अगर हराना है तो हमारे साथ आइए। तो ये डर अब चलने वाला नहीं। पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए हैं। जहाँ पर उनको हिस्सेदारी मिलेगी वहाँ पसमानदा मुसलमान वोट करेगा। अब इन पार्टियों का वजूद ख़त्म होने वाला है। वसीम, ये बताएं आप कि पसमानदा मुसलमान ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये कैसे, कहाँ से निकल कर आया? इसके सरल शब्दों में क्या इसका अर्थ है, और कितनी फ़ीसद पॉपुलेशन मुसलमानों के अंदर, अगर हम कहें कि पसमानदा आबादी कितनी है, कितने परसेंटेज है, कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ आती हैं इसमें? देखिए, जो मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसमें जो है मान लीजिए 20% मुसलमान है, वो 19 पॉइंट कुछ %, तो उसमें 16% पसमानदा मुसलमानों की आबादी है। और यही जो 15% लोग हैं, 85-15 का रेशियो है, समझ लीजिए कि 15 अपर क्लास के मुसलमान हैं, वो 85% पसमानदा मुसलमान हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा वही 15% वालों को हिस्सेदारी दी है, 85% को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये बराबर सपा, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों ने सेकुलर के नाम पर पसमानदा मुसलमानों का सिर्फ शोषण किया है। बहन जी को भी 4 बार मौका मिला, लेकिन कभी उन्होंने किसी को, पसमानदा मुसलमान को, विधान परिषद जाने का मौका नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी
तो 10 अगस्त 1950 को पसमानदा मुसलमानों के साथ इतना बड़ा खेल कर दिया था, नाइंसाफ़ी की थी। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगा दी थी, जो धार्मिक पाबंदी है, जबकि आरक्षण में कोई धर्म के आधार पर नहीं मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जानबूझ के पसमानदा मुसलमानों के साथ ये खेल कराने में उस वक्त के जो अशराफ मुस्लिम लीडरान भी थे वो भी जिम्मेदार हैं। रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब की साजिश से कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाई। जो दलित मुसलमान पसमानदा मुसलमान हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुए। उनको आज जो दलित मुसलमान जो है तो रिजर्व सीटें हैं, उन पर चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, या IAS PCS तमाम लोग हमारे बनते जो बनने से वंचित हो गए। ये हमारे जो अशराफ मुस्लिम लीडरान हैं वो भी उसके ज़िम्मेदार हैं। उस समय एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें 7 लोग थे और 5 उसमें अशराफ मुसलमान थे। उन लोगों ने रिपोर्ट वहाँ दी कि मुसलमानों में दलित जो मुसलमान हैं उनको कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की थी उस समय, जिसकी वजह से पसमानदा मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये हमेशा जो लीडरशिप मुसलमानों में रही वो अशराफ रही है, अशराफ लीडर रहे हैं। और वो पार्टी को हमेशा ये बताते थे कि मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है और सारे मुसलमान एक हैं, लेकिन सिर्फ वो मस्जिद तक की महफूज है और बाहर कुछ नहीं, बाहर सब वही है। अगर कोई धोबी मुसलमान है तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा, अगर नॉन मुस्लिम धोबी है तो उसको फ़ायदा मिल रहा। या स्वीपर है, दोनों तरफ है, हमारी तरफ हलाल खोर स्वीपर है मुस्लिम और उधर स्वीपर हैं तो वो दलित हैं, लेकिन अगर मुसलमान है तो वो दलित हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। इस दिशा में हम लोग बराबर 10 अगस्त उनको जो है तो डिमांड करते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजता है हमारा संगठन 98 से चल रहा, हम लोग बराबर इस पर मेहनत कर रहे हैं, जिस पर मोदी जी का बहुत शुक्रिया है। उन्होंने आयोग भी गठित किया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 341 पर लगी पाबंदी हटेगी और पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। और ये वो पार्टी है कि जिसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में मीटिंग में पसमानदा मुसलमानों की बात की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दबले कुचले मुसलमानों की आज तक आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने कभी बात नहीं की जो हमारे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। उसके बाद से भाजपा इस दिशा में काम भी कर रही है, सम्मेलन भी करा रही है बिना वोट लिए हुए। 3 लोगों को उन्होंने आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक को मंत्री बनाया, MLC बनाया, एक को जो है राज्यसभा भेजा, बिना वोट लिए हुए। उनको मुश्किल से 8-10% वोट मिला हुआ। लेकिन हमारा सवाल तो उन लोगों से है जिन्होंने 80% मुसलमानों का वोट लिया है, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। हमारे सवाल उनसे होते हैं और ये इन्होंने जो बनाया है इसके लिए इनका शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों ने वोट नहीं दिया था, बिना वोट के इतनी हिस्सेदारी इन्होंने दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी का और बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि जब मुस्लिम्स की जो बात आप कर रहे हैं 15% और 85% की, तो 15% अमीर कैसे हो गए और 85% गरीब कैसे हो गए? देखिए, आप कांग्रेस की हुकूमत रही हो या कांग्रेस से पहले, आज़ादी से पहले से, ये अंग्रेज़ के टच में थे। ये अपर क्लास के लोग जो थे, ये कहीं से ज़िम्मेदार के, ये सब आए हुए बाहर के लोग हैं। हम इनको विदेशी मुसलमान इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बुखारी आल लगा रहे हैं, मौलाना बुखारी लगा रहे हैं, कोई खान लगा रहा है, कोई किदवई लगा रहा है, तो आज भी अपने को हिंदुस्तानी नहीं मान रहे हैं, अपना टाइटल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पसमानदा मुसलमान है वो हिंदुस्तान का है, हमारे पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हुए हैं, तो हम लोग को देश से जो मोहब्बत है वो इन लोग को नहीं है। और ये हमेशा हम लोग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए हैं, भीड़ हमारी दिखाकर हमेशा फ़ायदा यही लोग लिए हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे अगर किसी ने किदवई अपने नाम के आगे टाइटल लगाया है या खान लगाया है, या जो सो कॉल्ड जो बड़ी जातियां जिनकी आप चर्चा करें, किस आधार पर आप इनको विदेशी कह रहे हैं? इनके पूर्वज जो हैं, तो आप अगर पता करेंगे तो इनके पूर्वज सब बाहर से आए थे। अगर बुखारा से आए थे तो वो बुखारी लगा रहे हैं, कोई खान लगा रहा है तो उनका ताल्लुक सीधा कि अफ़गानिस्तान से। किदवई है वो भी बाहर से आए हैं। तो इन लोगों का जो भी सिलसिला वो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, कोई हिंदुस्तान के नहीं है। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। हम लोग यहीं से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। तो हमको जो मोहब्बत है वो विदेशी मुसलमानों को नहीं हो सकते। यही वजह से इन लोगों ने हम लोग के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हमेशा यही लोग फ़ायदा लिए हैं राजनीति में, चाहे विधायक बनना हुआ, मंत्री बनना हुआ, गवर्नर बनना हुआ, सब यही बने हैं। कोई भी पसमानदा मुसलमान आज तक नहीं बना। बाराबंकी आप जहाँ बैठे हुए हैं, हमारा गृह जनपद भी है, यहाँ आज़ादी के बाद से एक सिर्फ पसमानदा मुसलमान विधायक हुआ है। आज सोच लीजिए कि 75 साल हो रहे हैं, 75 साल में एक सिर्फ हम पसमानदा मुसलमान विधायक बना पाए हैं। देखिए, इन लोग की बड़ी साजिश रही है। आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद किसी गांव में मुस्लिम लीडरों ने कभी कोई स्कूल नहीं बनाया है।
हमको तालीम से दूर रखा। अगर तालीम भी अगर लेने की बात आई, किसी ने सोचा कि अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, तो उनको कहा दीन की तालीम दिलाइए, नौकरी तो सरकारी मिलना नहीं है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने से, आप जो है दीनी तालीम लीजिए, हाफिज़ बनिए, मौलाना बनिए। तो इधर लगा दिए और ख़ुद अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, फॉरेन में पढ़ाएं। आज उनके बच्चे अफसर भी हैं और हमेशा क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं। लेकिन इधर हम लोग को लगा दिया कि आप दीनदार बन जाओ, इधर दीन में लगा दिए कि आप दीन का काम करिए, हाफिज़ बनिए, मौलाना बनिए, आलिम बनिए। और उधर वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, कोई भी स्कूल कहीं नहीं बनाए। और हमेशा उनको पता था कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो जागरूक हो जाएंगे, तो फिर हमारी पकड़ से ये लोग बाहर हो जाएंगे। हमेशा ये रहा है, हर गांव में एक मियाँ हैं, और पता चला कि कोई नेता गया तो उन्हीं के वहाँ गया कि पूरा गांव मियाँ के कहने से वोट देगा, जहाँ मियाँ कहेंगे वहाँ वोट पड़ जाएगा। लेकिन आज देख लीजिए, किसी मियाँ की किसी गांव में नहीं चल रही है। अब कोई ठेकेदार नहीं बन पा रहा क्योंकि पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए। नहीं, ऐसा क्यों, इस फ्रंट पे क्यों आना पड़ा? क्या कहीं उपेक्षा हुई, कोई तकलीफ़ हुई, आपको सम्मान नहीं दिया, आपको हिस्सेदारी उन्होंने नहीं दी, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, बिजनेस में, या जो राजपाट पहले उनका चल रहा था, बादशाहत चल रही थी, उस समय क्या शेयर नहीं मिला? इस वजह से बहुत से मुसलमान बिल्कुल गरीब रह गए, जो भारतीय, जिसको आप कह रहे हैं कि भारतीय मुसलमान कन्वर्ट हुए तो उन्हें उसी हिस्सेदारी नहीं मिली। वो तो पहले भी रईस थे, आज भी रईस हैं, और जो भारतीय मुसलमान हैं वो पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब रह गए। ये बात आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो पसमानदा मुसलमान जिनको कह रहे हैं, उसमें पसमानदा में ओबीसी मुसलमान भी हों, दलित मुसलमान भी हैं। तो इन लोगों ने हमेशा राजपाट किया है, और हम लोगों का जो अपना मजदूरी पेशा करके किसी तरह अपना जीवन यापन हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, और हमेशा ये लोग राजकाट किए हैं। उसके बाद देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद ये लोग कांग्रेस में हो गए। यही नेता थे जो अशराफ लीडर थे उस समय, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या मौलाना जाकिर हुसैन, यही सब लीडर हुआ करते थे। और इन लोगों ने जो है तो ये समझ लिया था कि उनकी आबादी बहुत कम थी, तो इन्होंने आर्टिकल 341 पे तो पाबंदी लगवाई पहले, ताकि जो है तो अगर इनके लोग IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, और अगर ये जो आपकी रिजर्व सीटें हैं, अगर इस पे चुनाव लड़ेंगे तो इनके विधायक भी होंगे, इनके सांसद भी होंगे, तो इन लोग की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। तो इन लोगों ने प्लानिंग साजिश करके सरकार से ये फैसला कराया कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए, धार्मिक पाबंदी, की जो मुसलमान है उसको इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इन लोगों का राज चलता रहा। ये हमेशा जहाँ भी पावर की बात आई तो इन्हीं को मुसलमानों के नाम पे, कि सारे मुसलमान एक हैं और मुसलमानों के नाम पर जो भी मिलना है इन्होंने ही लिया। और अब अगर हम लोग अपने हक की बात करते हैं, जब भी हिस्सेदारी की बात उठती है, जैसे इस वक्त हम पसमानदा मुसलमान के आंदोलन चल रहा है, हम लोग आंदोलन एक बहुत दिनों से चला रहे हैं, 98 से चल रहा है, हमारे सब साथी चला रहे हैं। तो एक आरोप लग रहा है कि भाजपा करा रही, भाजपा फूट डला रही। हमेशा यही किए हैं कि जब भी कभी हम लोगों ने हिस्सेदारी की बात की तो इन्होंने हमेशा आरोप, कोई ना कोई आरोप लगाया है कि इनसे फला करा रहे हैं, डमा करा रहे हैं। लेकिन कभी हिस्सेदारी देने की जब बात आई तो कभी ने, अगर वो हमको अपना बराबर का भाई मानते जो अशराफ मुसलमान है, तो हमारे लिए क्या किया उन्होंने। अरशद मदनी साहब कहते हैं कि हमारी तंजीम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, हमारा तंजीम का रोल आज़ादी में भी रहा है। हम उनकी सब बातें मानते हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, उसका जिम्मेदार भी तो वही है। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर क्यों हुई? अगर वो लीडरशिप कर रहे थे, मुसलमानों को लीड कर रहे थे, हम उनको अपना रहनुमा मानते हैं, तो वो क्यों दलितों से बदतर होने की पोजीशन में पसमानदा मुसलमानों को पहुंचाया? इसके लिए भी जिम्मेदार वही हैं। जबकि उनकी खुद की जो तंजीम है उसमें किसी पसमानदा मुसलमान को कोई अध्यक्ष या महामंत्री कभी वो अपनी तंजीम में भी नहीं रखे हैं। आप देख लीजिए, पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ, सारे मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वही 15% आबादी वाले सारे पदाधिकारी, एक भी पसमानदा मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं। इसलिए हम लोग पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई बात नहीं मानते हैं। जब हमारी 85% आबादी, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, तो जो भी स्कीम बनेगी उसमें हम होंगे, तो हमारे खिलाफ ही बनेगी जो होगा। अच्छा, क्या आप मानते हैं बीजेपी की ओर आप क्यों आकर्षित हुए? क्या सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी मिली? मोदी के राज में, योगी के राज में पसमानदा मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है? सरकारी योजनाओं को लाभ दे रही है सरकार? बिल्कुल दे रही है। देखिए, जो गरीब तो मुसलमान पसमानदा है ही है, उनको चाहे अनाज हो या कॉलोनी हो, या जो सरकार की स्कीमें तमाम हो, उससे फ़ायदा भी पहुंचा है। और जो हम लोग के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली थी, वो भी योगी जी ने दी है। योगी जी ने 4 लोगों को जो है, 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, 1 को मंत्री बना दिया, MLC बना दिया, और 1 को राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी ने 1 को राज्यसभा भेज दिया। जबकि समाजवादी पार्टी यादवों से दुगना वोट पसमानदा मुसलमानों का लेती है, उसके बाद भी पार्टी के गठन से आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है।
अच्छा, अगर आपको तुलना करनी हो, कंपेयर करना हो या तो आम लोगों की अगर बात की जाए, वो क्या सोच रहे हैं आपकी कम्युनिटी में? कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा, किस दल में अगर कहें कि भाई कितना लाभ मिला, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब मुसलमानों को किस पार्टी ने दिया? आप कितने नंबर देंगे इन तीनों दलों, चारों प्रमुख दलों की बात करें उत्तर भारत में, तो किसे आप कितने अंक देंगे? देखिए, तीनों लोगों को देख चुके हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच में इनकी बिल्कुल लोकप्रियता ख़त्म हो चुकी है, इन पर विश्वास ख़त्म हो चुका है। इन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आज तक दिया कुछ नहीं। अगर पसमानदा मुसलमान का अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो योगी जी की, मोदी जी की गवर्नमेंट में हुआ है। उनको अनाज का हो चाहे कॉलोनी का हो, आप डाटा भी पता कर सकते हैं। तो हमेशा जो है इन लोगों ने वोट बैंक की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया है और डरा के, ये मजबूर समझ के कि ये हमारे गुलाम हैं, इनकी मजबूरी है, भाजपा में जा नहीं सकते, हमको वोट देंगे तो इनको कुछ दो या न दो, ये तो हमारे सर रहेंगे। ये बताइए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ अपर क्लास के मुसलमान भेदभाव करते हैं, जो अशराफ मुसलमान हैं जिनको आप 15% विदेशी मुसलमान भी कहते हैं, वो जो भारतीय मुसलमान हैं जिनको आप कन्वर्टेड मुसलमान कह रहे हैं या जिनके पूर्वज हिंदू थे आप बता रहे हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। क्या बेटियों की, बेटों की भी शादियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? खान पान एक टेबल पे एक साथ डिनर हो रहा है, भोजन हो रहा है, घरों में रिश्तेदारों या उन रिश्तेदारियां हो रही हैं, आना जाना एक दूसरे के यहाँ, रुकना उठना बैठना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखिए, शादी ब्याह तो होती ही नहीं है। अपर क्लास के कोई भी मुसलमान किसी ओबीसी बैकवर्ड मुसलमान के वहाँ शादी नहीं करते हैं। और खान पीन के जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं अपर क्लास के, वो किसी के वहाँ शादी में चले जाएं एक अलग बात है, लेकिन कोई घरेलू आना जाना या इस तरह के संबंध वो लोग बैकवर्ड मुसलमानों से नहीं रखते हैं। क्योंकि वो छुआछूत का जो मामला उनके वहाँ चल रहा है वो आज भी चला रहे हैं। भले कोई राजनीति में उसकी मजबूरी है, मजबूरन चला गया, बैठ गया, लेकिन जो उनका अंदर का मामला है वो ठीक नहीं है। वो उसी तरह भेदभाव कर रहे हैं, बातें सामने करते हैं सारे मुसलमान एक हैं, लेकिन अभी शादी का मामला आएगा तो कहेंगे शादी नहीं, शादी में जो है तो हम अपने कबीले में करेंगे। जबकि जब हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हैं, उन्होंने अपनी कोई भी शादी जो है तो अपने कबीले में नहीं की, सब अलग अलग कबीले से की। उन्होंने कहा सब काला गोरा सब बराबर हैं, लेकिन ये बराबरी की बात सिर्फ करते हैं, लेकिन करते अमल कुछ नहीं, उस पर सिर्फ धोखा है। और सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, भीड़ हमारी दिखाकर खुद राजनीतिक फ़ायदे लिए। अच्छा, आप ये कहते हैं कि पसमानदा समाज को शिक्षा से, आधुनिक शिक्षा से भी वंचित किया गया। किसने वंचित किया, क्यों वंचित किया? देखिए, जो अशराफ लीडरशिप है इनकी हमेशा प्लानिंग रही। जब भी कोई पसमानदा मुसलमान अगर इनके वहाँ गया, गांव के प्रधान ये हुआ करते थे, मियाँ हैं, ज़िम्मेदार हैं, बड़े आदमी थे, लोग राय लिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कहा दीन की तालीम दिलाओ, नौकरी सरकारी तो मिलनी नहीं है, आप हाफिज़ बनाओ, मौलाना बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, वो दीन का काम करें। तो इसमें लगा दिया, खुद अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, लेकिन हमारे घर के जो बच्चे थे हम लोग के, उनको हाफिज़ कुरान इसमें लगा दिए। तो हम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गए। हालांकि आज की जो पीढ़ी है वो जिस पोजीशन में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिला रहे हैं। आज हमारे लोग IAS भी हैं, IPS भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं और हमारा संगठन बराबर यही काम कर रहा है कि हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। और उनकी जो आबादी 15% है वो हमारी 85% है। तो वो अगर 100% भी हो जाएंगे तब भी हमारे बराबर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ भी अब तालीम की कमी नहीं रही है। बहुत से लोग, अभी सरकार से भी हमने गुजारिश की थी कि जो ये मदरसे हैं, मदरसों में जो बच्चे पढ़ें, जितने मदरसे आपके चल रहे हैं उनके जो भी प्रबंधक हैं, जो चलाने वाले हैं, वो सब अशराफ मुसलमान हैं। वहाँ जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सब पसमानदा मुसलमान हैं। तो सरकार से हमने अभी मांग की थी कि जैसे आप नवोदय विद्यालय चलाते हैं, आवासीय चलाते हैं, इसी तरह से पसमानदा मुसलमानों के लिए आप स्कूल बनाइए, ताकि हमारे जो पसमानदा समाज के बच्चे हैं उसमें तालीम हासिल करें और दूसरे जो ये अशराफ तबके के जाल में फंसे हुए हैं उससे निकल आए बाहर। तो सरकार से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि सरकार इस दिशा में, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों के लिए बराबर काम कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि इस पर भी गौर करेगी सरकार। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लोग, हमारे जो घरों के बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे और देश के काम आने वाले हैं। अच्छा, लगभग कितनी जातियाँ ऐसी हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है जो बैकवर्ड हैं, जिन्हें आप पसमानदा मुसलमान कहते हैं? संख्या में ऐसी लगभग कितनी जातियाँ होंगी और पूरी मुस्लिम आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है ये देखिए, करीब लगभग जो है जो यूपी में है तो 41 जातियाँ हैं। अंसारी है, राइड हैं, कुरैशी हैं, हलवाई हैं, सिद्दीकी हैं, मनियार हैं। तो ये सब जो है पसमानदा मुसलमान हैं। तो उसमें खान, पठान, किदवई,
तो ये छोड़ दीजिए, बाकी सभी जो मुसलमान हैं वो पसमानदा मुसलमान हैं। जो 20% अगर यूपी में आबादी है तो 16% उसमें पसमानदा मुसलमान है और 4% अशराफ मुसलमान हैं। अच्छा, ये जो बातें आप कहते हैं तो इससे कम्युनिटी के अंदर से, कौम के अंदर से नाराज़गी भी होती होगी, लोग आप पर नाराज़ भी होते होंगे। आपका जो संगठन पूरा चल रहा है, पूरे देश में आप लोग काम कर रहे हैं, तो आरोप भी लगता होगा कि आप मुसलमानों को बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंट बन के बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। आरोप तो जब भी हम बता रहे हैं कि हिस्सेदारी की जब भी बात कोई मुसलमान लीडर उठाता है वो पसमानदा, तो हमेशा उस पर आरोप लगते हैं। इस समय कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा बंटवारा करा रही, भाजपा इनसे कर रही है। तो जब हिस्सेदारी की बात होती तो इस तरह के गुमराह करने वाली बात यही अशराफ मुसलमान करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, क्योंकि इनकी आबादी है, अगर ये आ गए तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, शिया समुदाय से थे, वो भी अपर क्लास के थे, मंत्री थे। इस बार जो है तो योगी जी ने जो है पसमानदा मुसलमान को मंत्री बनाया। एक ही पूरे इंडिया में आप मान लीजिए एक ही मुसलमान मंत्री है, तो वो भी पसमानदा है। या वहाँ पर आप देख लीजिए कि केंद्र सरकार में भी जो है बहुत ज़माने से अशराफ तबके का ही कब्जा रहा, हमेशा जो है केंद्रीय मंत्री बनते चले आए, लेकिन उनको भी हटना पड़ा, क्योंकि पसमानदा की जो आवाज़ है, हमारी जो आबादी है 85% है, तो उस हिसाब से आबादी के अनुपात अगर हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी देती है तो पसमानदा मुसलमान उनको वोट करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री फिर दोबारा जो है तीसरी बार जो है मोदी जी बने। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट ये खड़ा हो रहा है, और जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, आपका दावा है कि उसके 85% जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो पसमानदा मुसलमान हैं, बैकवर्ड मुसलमान हैं। और ये भी आपका दावा है कि ये वो मुसलमान हैं जो पहले हिंदू थे, किन्हीं परिस्थितियों में कन्वर्ट हुए और लेकिन पिछड़े ही रह गए। जबकि इस्लाम बराबरी की बात करता है, उन्हें वो बराबरी, वो हिस्सेदारी, वो इज़्ज़त नहीं मिली। वो आज भी पीछे हैं, आज भी कमज़ोर हैं। और इसी वजह से सच्चर कमेटी ने अपनी फाइंडिंग में पाया कि मुसलमानों का जो बड़ा हिस्सा है वो उसकी स्थिति दलितों से भी पीछे है। तो ये एक मूवमेंट है, मान सम्मान की लड़ाई इन्होंने शुरू की है, हिस्सेदारी की, अधिकार की लड़ाई शुरू की है। हालांकि आरोप भी बहुत लग रहे हैं इस संगठन के ऊपर, इनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का सियासी समीकरण बदल जाएगा यदि इनका जो ये मूवमेंट है, इनकी जो मुहिम है वो अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से दीपक मिश्रा।